डियर स्टूडेंट्स, हम भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। एक कॉमन सी बात है कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम विरासतें कह सकते हैं। विरासतों का अर्थ यहाँ पर इस बात से लिया जा सकता है कि जो पुराने टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो रहा था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं कार्यरत थी उनमें से कुछ व्यवस्थाओं को हमने अभी भी ग्रहण किया है। जैसे हम कहते हैं कि परिवार में कुछ चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, ठीक उसी तरह से हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हम उनको विरासत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीज़ों की, कुछ अवधारणाओं की, कुछ तथ्यों की मैं यहाँ आपके सामने चर्चा करना चाहूँगी। मॉरिस जॉन्स ने अपनी बुक भारतीय शासन एवं राजनीति में कुछ विरासतों का वर्णन किया है, और ये विरासतें ऐसी हैं जो भारत में एक तो निरंतरता बनाए रखने और परिवर्तन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। इन विरासतों में मुख्य रूप से हम 4 हेडिंग्स बांट सकते हैं, जिसमें सरकार, राष्ट्रीय आंदोलन, बीच बचाव करने वाली संस्थाएं तथा समस्याएं और वायदे आते हैं। सरकार का अर्थ यहाँ पर इस बात से लिया जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय जनता सरकार के महत्व को समझती थी, लेकिन हम लोग समझते थे, परंतु हमारे साथ साथ जो अफ्रीका और एशिया के जो और देश स्वतंत्र हुए थे, वहाँ पर सरकार के महत्व को नहीं समझा जाता था, वो सरकार की इज्जत नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्वतंत्रता के बाद सरकार को शासन चलाना मुश्किल हो गया। हमारे यहाँ क्या था, भारतीय ये मानते थे कि सरकार उनकी संरक्षक है, और जब देश में शक्तिशाली सरकार होगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में जनता ने सरकार के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखा था। इसीलिए उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सरकार जो हमारे यहाँ 1935 का एक्ट फॉलो किया गया था, जिसने राजनीतिक विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। इसमें मुख्य रूप से हम इस एक्ट के महत्व की चर्चा करेंगे। उत्तरदायी सरकारों की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में, और वो हमें वर्तमान संविधान में भी देखने को मिलता है। दूसरा आता है संघीय न्यायालय की स्थापना, जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के लिए विरासत थी। तीसरी आती है कि 1935 के एक्ट में 451 धाराएं थी, और जो कि आज भी हमारे यहाँ जो अनुच्छेद हैं वो इन्हीं का ही रूप है। जैसे कुछ बातें 1935 के एक्ट में जोड़ दी गई और कुछ घटा दी गई, लेकिन 1935 का एक्ट आज भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बात हो गई सरकार की। दूसरी विरासत की हम चर्चा करेंगे, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश विरासत से हमें राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा मुक्ति मिली। मॉरिस जॉन्स का मानना है कि आधुनिक भारत की राजनीति का स्वरूप इन दोनों विरासतों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य पार्ट था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात और यहाँ पर चर्चा करूंगी कि राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही माना जाता रहा है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है और उसे नया रूप दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विरासत थी जिसको स्वाधीन भारत के नेता किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि
कांग्रेस में सारी शक्तियां निहित थी, जिसे हाई कमांड कहा जाता था। इसका निर्णय गांधी जी के अनुसार कि हमारा राजनीतिक संगठन एक सभा की भांति होना चाहिए, जिसमें कि अलग अलग व्यक्तियों को अपने विचारों को कहने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, और उन्हें जो व्यक्ति जो विचार रखते थे उनको ध्यानपूर्वक सुना जाता था, लेकिन उन विचारों को सुन करके फिर नीति निर्माण का कार्य कुछ बड़े नेता ही करते थे, और झगड़ों का जो निपटारा था वो भी यही होता था। तो इसीलिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस की भूमिका और कार्य प्रणाली थी वो हमें विरासत में मिली थी। स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस में दो प्रकार के संगठन में झगड़ा शुरू हो गया था। एक संगठन उन लोगों का था जो सरकारी पदों या विधानमंडलों में कार्य कर रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो केवल कांग्रेस के संगठन में ही कार्य कर रहे थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पार्टी के संसदीय पक्ष को दल की सर्वोच्चता माननी पड़ी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आया और जो संसदीय पक्ष था वो शक्तिशाली रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक मनमाना व्यवहार नहीं किया, और उनको भी ये कहा गया कि कोई भी एक राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल नहीं हो सकता है, इसका जो नेतृत्व है वो अखिल भारतीय नेतृत्व रहा है। तो इस तरह से एक हमने संसदीय इसकी बात करी। तीसरी जो विरासत है वो है बीच बचाव करने वाली संस्थाएं। इसमें ब्रिटिश काल में दो विरोधी ताकत कौन सी थी? अंग्रेजी सरकार तथा राष्ट्रीय आंदोलनकारी, इनके बीच में बीच बचाव का कार्य करती थी, और इनमें मुख्य रूप से व्यावसायिक समूह जैसे प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील आदि होते थे। क्योंकि वो क्या करते थे, ये लोग अंग्रेजों से उनकी कानून व्यवस्था, उनका इतिहास और दूसरी जो डिस्कशन के दूसरे उपनिवेशों से वो चर्चा करते थे, और ये लोग वही थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका अदा करते थे। इसलिए इनका मिश्रण भी विरासतों के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी बात आती है कि इन्हें जो दूसरी संस्थाएं वो विधानसभाएं भी बीच बचाव करने वाली संस्थाएं मानी जा सकती हैं। जैसे सरकार और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच अगर किसी बात की टक्कर होती है तो ये विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अंग्रेजों और सरकार के बीच में अपनी मीडिएटर की भूमिका अदा करते थे, क्योंकि अंग्रेज अपना स्वार्थ था और वो इन संस्थाओं के माध्यम से अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि संविधान सभा ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई, उसके कारण हमें जो संस्थागत अनुभव हुए उसे हम खोना नहीं चाहते थे। एक और प्रणाली को इसमें शामिल किया गया, वो है विधि प्रणाली और न्यायपालिका। इंग्लैंड की जो सामान्य विधि प्रणाली है वो भी हमें विरासत में मिली है, और हमने उसको बनाया है। क्योंकि हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया तो हमने न्यायपालिका के प्रति भी हमारे नेताओं में श्रद्धा की भावना थी। इस तरह से जो न्यायपालिका का जो सम्मान है वो आज भी हमें अपने देश में देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है कि जो समस्याएं हैं, वायदे हैं, इन सब के बारे में भी जो एक कांग्रेस को एक दल के रूप में कार्य किया और कांग्रेस को राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व माना था। कई बार ऐसा होता था कि इनमें आपस में झगड़ा हो जाता था, क्योंकि गांधी जी स्वयं तो बड़े संविधानवादी थे, उनका सत्याग्रह निष्क्रिय विरोधी नहीं था, लेकिन आजाद भारत में जो प्रत्यक्ष कार्य की बात चलती है तो वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कही जाएगी। क्योंकि आज जो लोग प्रत्यक्ष कार्य की बात करते हैं वे गांधी जी और गरम दल के नेताओं के भाषणों का अपने पक्ष में प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा भारत में जो है वो स्वतंत्रता के बाद में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इस तरह से भारतीय जो विरासतें हैं
वो हमें अब देखने को मिली, और जिसमें हमने ये चर्चा करी कि किस तरह से हम अपनी जो विरासतें हैं उनके बारे में हम पढ़ें कि भाई ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज चले गए और हम पूरी तरह से उन बातों को भूल गए हैं, बल्कि वो आज भी हमारे संविधान में विद्यमान है। थैंक यू।